सबसे पहले हम शुरुआत यहां पर करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये प्रश्न है, लेकिन क्योंकि बात पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान की बात समझने के लिए सबसे पहले मौका पाकिस्तानी मेहमान को ही दिया जाना चाहिए। सबसे पहले आपसे मेरा प्रश्न रहेगा हुसैन जावेद जी, कर्ज का इतना बोझ, उसके बाद भी ये युद्ध की जो आहट आ रही है, ज्यादा दिन का असला बारूद वहां पर मौजूद नहीं है, ये रिपोर्ट्स में सामने आया है। क्या पाकिस्तान में वाकई सूरत हाल इतने खतरनाक हैं, इतने खराब स्थिति पर वहां पर मतलब इतनी कंडीशंस हो चुकी हैं कि अगर युद्ध हुआ तो लंबे समय तक उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। बहुत लंबे समय तक तो कोई भी देश ज्यादा युद्ध को अफोर्ड नहीं करना चाहेगा और कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा, लेकिन आपके देश की स्थिति में क्या अपडेट्स हैं? जी शिवम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, जब बात आती है मुल्क की सलामती की, इंटेग्रिटी की, तो वहां पे आपको हर चीजें पीछे रख के आगे जाना पड़ता है। और हमें हमेशा से हमारे यहाँ ये चीज है कि इंडिया की वजह से हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स रहते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट रहते हैं। उसकी बिना पे हम इस बात से कभी भी इतना इजी नहीं हो सकते कि हम बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट है वो हमेशा शांत रहेगा। और ऑब्वियसली ये जो अभी अटैक हुआ है, इसके बाद जिस तरह इंडिया से वाइब्स आई हैं और वहां से जिस तरह हमारे पास इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन आती है कि इंडियंस कितने एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने एक दो बार कोशिश की है कि वो इंटरवीन करें थ्रू एयर स्पेस। ये हमारी इंटर की रिपोर्ट है, चाहे आप इसको माने या ना माने। तो हम अब बात इकोनॉमी की, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपका थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर खराब हुआ था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ। रही बात इकोनॉमी की, तो इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले भी मैंने आपके शो में इस बात का एतराफ किया है कि पिछले 2 साल 3 साल के स्टैट उठा के देखें तो हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं रही थी। हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ा था। अब जो हमारा मतलब जो आईएमएफ के साथ हमारा चल रहा है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रहा है, अच्छे माहौल में चल रहा है। और फिर आप इसमें बात करेंगे कि आपको चाइना ने इतने कर्जे दे दिए, आप उनका कर्ज कैसे उतारेंगे? चाइना मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो हुसैन जी कुछ कहा ही नहीं। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस तरह की एक चीजें आती है तो मैं उनका जवाब दूं। इस तरह के हमारे जो इस तरह के कर्जे ना वो रीस्केड्यूल भी होते रहते हैं और इससे भी हमें रिलीफ मिल जाता है। तो मैं नहीं समझता आज 2025 के अंदर जो हमारी आर्थिक कंडीशन है वो इतनी ज्यादा ग्रिम है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगा। और किसने कहा है आपको कि हम कोई लंबी जंग के लिए जा रहे हैं? जो आपने इंट्रो में भी कहा है, हम तो पहले जंग चाहते नहीं है। हमारी किसी भी तरह की कोई भी आपको जो भी प्रेपरेशंस दिखाई दे रही हैं, ये है डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कुछ हमारे खिलाफ अटैक होता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये रिपोर्ट्स हैं कि 4 दिन से ज़्यादा नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि आर्थिक सूरत हाल मैंने फाइनेंशियल सूरत हाल वहाँ की ठीक नहीं है और आईएमएफ भी आपको कंडीशंस पर ही तो कर्ज वहाँ पर देता है। अब आईएमएफ को अगर आपको कंडीशंस तो लगाता ही है ना, मतलब ये मेरा कहना है। अगर वो कंडीशन लगाएगा और यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि भाई हमें युद्ध लड़ना है, अब चाइना से पैसे मांगे ना मांगे, चाइना का तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो शायद आपको दे भी दे जो आप पैसे मांग रहे हैं, लेकिन फिर आईएमएफ से अगर कुछ लेना है तो फिर उसमें तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई इस तरीके से हमें ना मिले। जी जी, डिपेंड ये भी करता है कि क्या हम पे अटैक होता है, उसके बदले में फिर हमें डिफेंस करना पड़ेगा। और आजकल जो है ना इसकी भी शेप्स बहुत ज्यादा बदल चुकी है। मैं हमेशा कई शोज में इस बात को कह चुका हूँ कि वो जो फुल स्केल थी वॉर 65 71 वो वाला दौर जा चुका है कि फुल स्केल वॉर हो। अब इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अब हम दोनों एटमी ताकत बन चुके हैं, 1998 हो चुका है, डायनेमिक्स चेंज हो चुकी है। अब मैं समझता हूं कि अब जंग की शक्ल यही होगी कि कहीं पे कोई स्ट्राइक हो गई है या कहीं पे कोई एक लिमिटेड वॉर हो गई है। इससे ज्यादा मैं नहीं देखता कि फुल स्केल वॉर। ऑब्वियसली वो अगर होगी तो वो तो किसी के भी हक में नहीं होगी। नहीं हुसैन जावेद जी, एटमी ताकत तो आप बहुत पहले से हैं, कोई आज के तो एटमी ताकत नहीं है। अगर करगिल की भी अगर बात की जाए, चलिए ठीक है पहले आपने डेवलप नहीं भी किया हो, लेकिन तब हथियार तो आपके पास एटमी हथियार बहुत पहले से हैं। अब उसको डेटरेंस के लिए ही रखा जाता है। आपको क्या लगता है कि वाकई वहां से न्यूक्लियर बटन दबा दिया जाएगा? और आप ये मानते तो हैं, आपके लोग वहां शटडाउन कर रहे हैं, मदरसों को वहां पर रोका जा रहा है कि छुट्टियां वहां पर दी जा रही हैं पीओके जगह पर। तो अगर एटमी युद्ध ही करना होता तो बहुत पहले हो जाता हुसैन जावेद।
एटमी युद्ध शिवम कोई भी नहीं करेगा इस दुनिया में। इस बात को आप देख लें। आप सिर्फ इसमें पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हाँ। ये इंटरनेशनल, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये थ्रेट परसेप्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक खास जगह पे आपको होल्ड ऑन होना है, इसके आगे नहीं जाना है, और इसको एक डेटरेंस के तौर पे लिया जाता है। आप मुझे बताएं, एटमी जंग हुई कब? एक हमला आजकल की जो हमारी हिस्ट्री, ग्लोबल हिस्ट्री में एक ही दफा हुआ था, 1945 में, ठीक है। और उसके बाद 1951 में पूरा चांस था कि अमेरिका और सोवियत यूनियन में एटमी जंग हो जाएगी, लेकिन क्यों नहीं हुई? डेटरेंस का मतलब वहां पे काम कर गया और वो जंग टल गई। तो मुझे मेरे ख्याल में बताइए हुसैन जी, तो बार बार आपके वहां के नेता ये एटमी बम की धमकी क्यों देते हैं? तमाम जो पाकिस्तानी नेता हैं वो बार बार एटम बम की धमकी क्यों देते हैं? अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं। वो इसलिए कि ये एक तरह की शील्ड है, और बार बार इस तरह की बातें करना जो होता है वो इस बात को बावर करवाना होता है कि अब जो कुछ होगा ना वो एक लिमिटेड स्केल पे तो हो सकता है, उससे आगे किसी को भी जाने की जरूरत नहीं। पर हुसैन जावेद जी, अगर कोई बड़ा हमला होता भी है तो क्या वाकई आपको लगता है आप न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर पाएंगे? उस कंडीशन में रहेंगे कि बड़ा अगर होता है तो बड़ा तो कितना ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको न्यूक्लियर तक एस्केलेट कर जाएंगे तो उसके बाद तो फिर दोनों तरफ सफाई सफाया है, क्या बचा है? हमारे तो सेकेंड यूज पॉलिसी है। मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि कहने में शायद आसान लगता है इस तरह से कि जंग अगर उस हद तक चली जाए कि जहां आपको न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाना पड़े, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सिर्फ कहने की बातें। मेरा नहीं ख्याल कि सूरत हाल यहाँ जाएगी। देखें, दुनिया में सिर्फ हम और आप नहीं है, एक पूरी आलमी कम्युनिटी भी है, वो भी इस सारी सूरत हाल को देख रही होती है। तो मैं नहीं समझता कि इस स्केल तक जाएंगी चीज। ठीक, चलिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी, आपका भी स्वागत है। लेकिन अभी सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण से जो प्रश्न हमने यहाँ पर पूछना, अमित तिवारी भी हमारे साथ हैं, लेकिन यूके देवनाथ जी, पहले आपसे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है उसमें मुख्य बात समझने वाली ये है कि भाई पाकिस्तान क्या वाकई सस्टेन कर पाएगा? ठीक है, हम तो न्यूक्लियर को डिस्कस भी हम ज्यादा नहीं करते, वहां से बयानबाजियां होती हैं कि भाई हम यहाँ, हमारे पास 130 हैं, 170 हैं, पाव किलो के हैं, उतने हैं, टैक्टिकल न्यूक हैं, वो न्यूक हैं, तो वो तो एकदम मजाक का विषय। हुसैन जावेद जी में मुझे ऐसी आती, कभी कभी ज्यादा न्यूक्लियर ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं वहां से कोई आलू भिंडी गोभी फेंकने वाली बात वहां से करनी है, और न्यूक्लियर ऐसे मतलब बहुत कॉमन हो गया पाकिस्तान में। लेकिन देवनाथ जी, आपका क्या कहना है कि भाई वाकई अगर युद्ध होता है तो क्या होगा पाकिस्तान से? कितने दिन? शिवम जी, एक तो हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं 1965 की जंग से 1971 की जंग से। ठीक है। 1965 की जंग आप समझिए 20-21 दिन में खत्म हो गई थी। 1971 की जंग आप सोचिए 15 या 16 दिन में खत्म हो गई थी। अच्छा। कारगिल की जो जंग थी वो मई जून, काफी लंबी चढ़ी, करीबन 2.5 महीने। लेकिन कारगिल की जंग बहुत ही लिमिटेड थी। लड़ाई सिर्फ वहां पर हुई। वो लड़ाई आगे पंजाब या राजस्थान या गुजरात की तरफ नहीं फैली। तो फिलहाल अगर जंग हुई तो भारत ने कहा हुआ है कि फौजों को खुली छूट दी हुई है। अब सवाल है कि जंग शुरू कौन करेगा? क्या पाकिस्तान शुरू करेगा? ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो बार बार ये बोल रहे हैं कि फिलहाल शायद उनका जंग शुरू करने का कोई मकसद होता नहीं है। लेकिन हम भूल नहीं सकते कि 1965 का जंग पाकिस्तान ने शुरू किया था। आजादी के बाद 1947-48 की जो लड़ाई थी वो भी पाकिस्तान ने ही अपने लोगों को, कबाइलियों को भेज दिया था कश्मीर के अंदर। बिल्कुल। 1971 का जंग भी भारत ने तो पूर्वी सीमा में ही लिमिटेड रखा था, लेकिन पाकिस्तान ने पश्चिमी वेस्टर्न फ्रंट पहले खोला था 1971 में। जी। कारगिल की लड़ाई भी शुरू, जानी बात है कि पहले इन्होंने ही चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तो इस बार पाकिस्तान ऐसे बोल रहा है कि शायद वो लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स हो सकता है एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, कि इससे पहले कि भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, उसके पहले ही पाकिस्तान की एयरफोर्स एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करके भारत की एयरफोर्स को लड़ाई शुरू होने के पहले ही जमीन पर ही काफी नुकसान कर दे। अगर भारत ने लड़ाई शुरू की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम शायद उरी जैसा कुछ करेंगे, जहां हमारे कमांडोज या स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान में 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अंदर घुसेंगे और जो टेररिस्ट के लॉन्च पैड है उन पर हमला करेंगे। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि उरी जैसी कार्रवाई हम 5 या 10 जगह एक साथ करें।
लेकिन करेंगे उसी एरिया में, पीओके के एरिया में, एलओसी वाले एरिया में। हो सकता है हम बालाकोट जैसा भी एक्शन करें। हमने बालाकोट में 2019 में अपने मिराज 2000 भेजे थे, अब तो रफाएल भी आ गए हैं। लेकिन हम अगर करेंगे तो करेंगे बालाकोट जैसा एक्शन उसी एरिया में करेंगे, पीओके के एरिया में ही करेंगे, एलओसी पर ही करेंगे। मगर कितने दिन तक पाकिस्तान झेल सकता है कि अगर एक, जैसा आपने 65 की बात की, 71 की बात की, तो आज की कंडीशन में जो उनके पास स्टॉक्स कह लीजिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई 4 दिन से ज्यादा का उनके पास सामान नहीं है, और इतना तो आपने ही कई चर्चाओं में समझाया था कि इतना एंगेज उनको हमने कर दिया है, इतना वो घूम रहे हैं इधर से उधर, कि इतना खर्चा उनका हो गया है, 5,000 करोड़ का तो खर्चा समझ में आ रहा है कि उन्होंने कर लिया है। अब इसी तरीके से वो खर्चे ही करते रहेंगे तो युद्ध के टाइम में तो पैसा चाहिए। शिवम जी, मैं आपको एक मोटा मोटा आकलन देता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास जो स्पेशल वेपन्स हैं, जैसे हम बोलते हैं जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स या लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, इनर्शियल नेविगेटेड गाइडेड बॉम्ब्स, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हमारा ये अंदाज है कि उनका वार वेस्टेज रिजर्व में शायद 4 से 6 दिन का स्टॉक होगा स्पेशल बॉम्ब्स का। ठीक, तो 7 या 8 दिन के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास शायद स्पेशल बॉम्ब नहीं होंगे। वो जो नॉर्मल हम बोलते हैं ना, नॉर्मल 500 किलो या 1000 किलो के जो आयरन बॉम्ब हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी के पास जितने स्पेशल वेपन्स हैं वो शायद 8 से 10 दिन के युद्ध के लिए हैं, जिसमें कि ज्यादातर समझिए जैसे 150-155 मिलीमीटर तोपें होती हैं जी। उनकी जो टैंक हैं उनमें टैंक में एक आर्मर पियर्सिंग राउंड होता है जो कि टैंक फायर करते हैं तो वो दुश्मन के टैंक के अंदर घुस के फटता है। तो इस तरह के जो हथियार हैं पाकिस्तान की आर्मी के पास 10 या 11 दिन की लड़ाई के बाद कम पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की जो नेवी है वहां से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके पास जमीन से जमीन पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं कम ही हैं, शायद 4 दिन या 8 दिन का स्टॉक। उसके बाद वो बाध्य हो जाएंगे कि नॉर्मल तोपों से या नॉर्मल जो ऑर्डिनरी मिसाइल रॉकेट्स हैं उनसे भारत की फौज का सामना करें। ठीक, तो इसके मुकाबले भारत क्या करेगा? देखिए, जाहिर बात है भारत जो है हमेशा, आप हुसैन जी हंसते बहुत हैं आप। बड़ा सीरियस बता ही देता हूं, मूड अच्छा होना चाहिए। जंग बेशक होती है लेकिन मूड अच्छा होना चाहिए। मूड आपका खराब कर, क्या बात कर रहे हैं हुसैन जावेद जी? कोई नहीं, ठीक है, आप लीजिए, मूड अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर युद्ध होने वाला है, जंग होने वाली है, कोई नहीं। देवनाथ जी, पहले मैं एक सीक्रेट चीज बता ही देता हूँ, ओपन सीक्रेट है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। भारत की फौज हमेशा 40 दिन का WWR मेंटेन करती है। अच्छा, तो हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। जैसे कि अभी बात हो रही थी, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही बड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो कि हमें शॉर्ट नोटिस पे सप्लाई कर सकते हैं। मैं बता ही देता हूं कौन कौन देगा। शुरुआत दौर में ही इजराइल ने दे देना है। ठीक है, ठीक है, पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक जी, ठीक है। तो मतलब ये मतलब हमारे स्टॉक्स खत्म होने की संभावना ना के बराबर है, और वैसे भी काफी दिन तक का, महीने से ऊपर का अगर हमारे पास रहेगा तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसने अपना इतना ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करा है। संजीव जी भी हमारे साथ हैं। चाहे पाकिस्तान का जो आप कह लीजिए रूस यूक्रेन हो या फिर अन्य जगह सप्लाई करना हो, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन नहीं किया था, उन्होंने प्रोडक्शन किया था, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए बहुत सारे हथियार। तब उन्होंने थोड़ी ना सोचा होगा कि इस स्थिति पर वो आ जाएंगे, चाहे कर्जे की बात हो, चाहे वो तमाम चीज़ें हो, IMF वाली मामले। लेकिन अपना असला बारूद जब आप बेचते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन युद्ध के टाइम आपके पास वो स्टॉक ना हो, कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है संजीव जी? पूरे पाकिस्तान का यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई करने का जो पूरा एक निर्णय रहा, कवायद रही, उसमें एक अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी अप्रोच दिखाई देता। ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस दिन तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद, और दुनिया भर में ये कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या पाकिस्तान रशिया के साथ ऐसे समय पे खड़ा है, इत्यादि इत्यादि अनेक तरीके की अफवाहें चल रही थी। लेकिन बाद में यही पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने लगा, तो और वो जाहिर है कि अमेरिका के और वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आकर के और अपने कुछ फायदे के लिए उन्होंने पाला बदल करके
नेटो और अमेरिका के साथ खड़े होकर के यूक्रेन को हथियारों को दिया। अपने क्या हित है, अपने क्या लॉन्ग टर्म के जो विजन है, उसको पाकिस्तान ने हमेशा ध्यान में नहीं रखा है। और वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए जाहिर है कि उन्होंने अवसरवादी सोच अख्तियार की, और उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो उसके एम्यूनिशंस हो, चाहे वो वहाँ की पूरी सारी स्थितियां हो, वो बड़ी ही दयनीय दिखाई देती है। क्योंकि उसमें एक राष्ट्र को लेकर के, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के निर्माण को लेकर के जो विजन है, उसका जो अभाव हमेशा से रहता है। और कोई जमहूरियत का नेता वहां खड़ा नहीं हो पाता जो इस तरीके की विजन की बात कर सके। और यदि किसी ने खड़ा होने की कोशिश की तो या तो वो जेल में चला जाता है, या तो वो विदेशों में उसको भगा दिया जाता है, या वो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की एक त्रासदी है, वहां पे लीडरशिप की कमी है। और ये जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का जो आपने प्रश्न पूछा है, ये एकदम नितांत अवसरवादी जिसको सोच कहते हैं, उसी के तहत ये किया गया। और पाकिस्तान को जाहिर है कि उसका खामियाजा युद्धों में भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान के पास जो इनफ स्टॉक्स, इनफ एम्यूनिशंस जाहिर है कि वर्तमान समय में नहीं है, आज की एक लंबे समय तक का एक भारत की तरीके से वो युद्ध लड़ सके। वैसे में युद्ध में जो पराजय पाकिस्तान की सुनिश्चित है, और इसमें पाकिस्तान की जो एक बहुत ही कमजोर जो तैयारियां हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार कारण होंगी। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, उन्होंने पहलगाम की जो आतंकी हमला जो तो करा दिया, और अपनी जो जनता का ध्यान वहां के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए वहां की सेना ने, वहां की खुफिया एजेंसी ने ये पूरा कृत्य कराया। लेकिन भारत जिस तरीके से उसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो शायद वहां के जनरल मोदी ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इतने व्यापक तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगा। मुझे संजीव जी, मुझे ये लगता है कि जो आतंकी हमला भी होगा, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट वहां पर हासिल हो जाएगी, कि इतने ज्यादा लोगों को मार दिया जाएगा। शायद यही उन्होंने जो क्या बोलते हैं कोलैटरल डैमेज के बारे में नहीं सोचा होगा कि भाई हम वहां हमला करेंगे, शायद 1-2 लोगों को मार दिया जाएगा, लेकिन जो 26 से ज्यादा लोगों को मार देने की खबर सामने आई, मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशंस में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है क्या संजीव जी? नहीं, उनका जो साजिश है वो तो उसमें वो जरूर उन्हें सफलता मिली है। और ऐसी भी रिपोर्ट रही है कि जो पहलगाम से 12 किलोमीटर दूर एक आरू वैली है, आरू वैली में जो यहूदी वहां पर इकट्ठा होते हैं पर्यटक के तौर पर, और वहां पे आध्यात्मिक शांति इत्यादि के लिए जाते हैं, उनको भी ये टारगेट करने का प्लान कर रहे थे। और चाहिए कि उनका भी वो जाकर के धर्म पूछते, और जो यहूदी और नॉन यहूदी को अलग अलग करके फिर यहूदियों को टारगेट करते। और जैसे कि आपने 26/11 के हमले में देखा था कि उन्होंने एक यहूदी धर्मस्थल को भी टारगेट किया था, और एक अमेरिकन जो पश्चिमी देशों को टारगेट किया था। तो ये जो आतंकी हैं वो बिल्कुल एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की और धर्मों को आपस में लड़ाने की साजिश की एक नफरती जो शैतानी सोच है उसके साथ आए थे। और उनको जाहिर है कि पहलगाम में एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन ये जो कायराना हरकत है, इस हरकत के पीछे की जो सोच है वो बेहद घृणित है, और पूरे मानवता के लिए जाहिर है कि एक कलंक जैसा है कि इस तरीके की सोच रखता है कोई। तो ये जो पूरी आतंकियों को जाहिर है कि वो बड़े मंसूबों के साथ आए थे, उसमें उनको सफलता अवश्य मिली है, लेकिन उसका जो रिस्पांस है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत कर रहा है। और ये साजिशकर्ताओं ने ये सोचा नहीं होगा, और इस तरीके का बड़ा रिस्पांस भारत करेगा, इसके बारे में पाकिस्तान इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। और यही कारण है कि वर्तमान समय में इतनी घबराहट, बेचैनी सब कुछ दिखाई दे रहा है। और एक आपात बैठक भी कल वहां पर बैठी संसद की बुलाई जा रही है, और जो कि जाहिर है कि वहां सेना के इशारे पर ही की जा रही है, क्योंकि जब ये सेना जब एक्सपोज होगी, धीरे धीरे उसकी नाकामियां और सामने आएंगी, तो सारा वो जो ठीक रहा है वो पॉलिटिकल लीडरशिप पे छोड़ने की भी तैयारी चल रही है। और ये क्या कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, ये हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है वगैरह वगैरह करके जो पाकिस्तानी सेना अपने आप को फिर से बचाने की कोशिश करेगी। तो ये पाकिस्तान के जो लोगों का, वहां की आवाम का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पर जमहूरियत की जड़ें कभी भी मजबूत नहीं होने दी गई, और वहां पर सेना का जो एक शासन है परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा बना रहता है। आज भी सेना ही वहां पर शासन कर रही है, और सेना का ही ये सारा जो है जो साजिश वगैरह है वो उसका किया धरा है। पाकिस्तान की अगर स्थितियों के लिए अगर सबसे अधिक कोई दोषी है, कोई कल्प्रिट है, तो वहां की
बिल्कुल। सेना है, और वहाँ की आर्मी वगैरह सेना पर आरोप तो है, लेकिन इसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा कैसे कोई देश मतलब इकोनॉमिकली ख़राब होता जाए, स्थिति को ठीक नहीं किया जाए, या फिर सेना का ही रोल में मुख्य यहाँ पर माना जाएगा। पर सेना तो वहाँ बिजनेस करती है। अमित तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, थोड़ी देर के बाद, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण हम लेट जुड़े हैं। अमित तिवारी जी, आप मुझे बताइए कि ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, क्या एक वॉर वो अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो लिमिटेड स्केल की हो, चाहे वो छोटी हो, और भारत जैसे देश के साथ? अमित जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ अनम्यूट है, हाँ बोलिए। अभी आ रही आवाज? आ रही बोलिए बोलिए। हाँ शिवन जी नमस्कार, आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो जैसा कि अभी आप खुद ही आप डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो साइज है वो पाकिस्तान से लगभग 10 टाइम्स, वी आर लार्जर, 10 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। जी ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू मुझे लग रहा है आज अमित जी के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, बोलिए अमित जी, बोलिए। हाँ, ये साइज है हमारा, और उनका जो साइज है वो रफली जो है लगभग $400 बिलियन का है। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं तो हमारा साइज लगभग $14.5 ट्रिलियन का है, और उनका लगभग। ठीक है, अमित जी का थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पर डाउन लग रहा है, लेकिन हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हुसैन जी, ये हथियारों को जो एक्सपोर्ट करने वाली बात थी कि भाई चाहिए, आपने यहाँ पे रूस यूक्रेन युद्ध में आपने देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा हथियार नहीं एक्सपोर्ट कर दिए गए। देखें शिवम, हथियार एक्सपोर्ट होते हैं क्योंकि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी अरसे से वो स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली हर फौज को पता होता है, हर मुल्क को पता होता है कि आप एक्सपोर्ट हथियार उतने ही करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी परसेप्शन सही नहीं है कि शायद हमने अपने बहुत बड़े जो हथियार हैं वो अपने यूक्रेन के हवाले कर दिए। हमारे पास अपनी तैयारी, अपना भंडार मुकम्मल है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैंने सुनी बात देवनाथ साहब की, हमेशा बहुत अच्छे अंदाज से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। आज उन्होंने बताया, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया 40 दिन तक जो है वो वॉर को झेल सकता है। इट्स अ गुड थिंग। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम भी इंडियन आर्मी पे निगाह रखते हैं क्योंकि डिफेंस स्ट्रेटजीज के स्टूडेंट्स रहे हैं, और हमारा भी मुख्तलिफ जो डिफेंस स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ हमारा भी रब्ता होता है। तो इंडियन आर्मी में जो भी चेंजेस होती है उन पर हमारी बहुत गहरी निगाह होती है। जैसे आप लोग एक थिएटर कमांड की तरफ जा रहे हैं, आपने जयपुर को फिक्स किया कि ये पाकिस्तान को कैटर करेगा, लखनऊ को फिक्स किया ये चाइना को कैटर करेगा, लेकिन ये फैसला अभी हुआ है। इस फैसले को बहुत अरसा नहीं हुआ। ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बहुत अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि आपका मकसद क्या है कि ज्वाइंटनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, और टेक्नोलॉजी के हवाले से आप इक्विप भी हो। फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन फैसला चूंकि अभी किया गया है तो इस फैसले के असरात आने में ना टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ जब आप क्या ये स्ट्रेटेजी बनेगी ना, तो क्या हमें नहीं पता होगा कि जयपुर को स्पेशली आपने पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है? तो ऑब्वियसली चीजें सामने होती हैं। और फिर आपने अग्निवीर के नाम से इतनी बड़ी जो योजना है अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस की, फाइन, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि आपने अपने जो क्या है कि 4 साल ये रहेंगे, 6 माह की इनकी ट्रेनिंग होगी, और आपने एक सोच है आपकी, मैं उस सोच के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये वो इतनी बड़ी तब्दीलियां हैं। और आखिरी बात, इंडिया ने हमेशा रिलाय किया है सोवियत असले पे, रशियन असले पे। अब जाके आपके पास अमेरिकन असला आ रहा है जो ज्यादा अच्छा है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, ज्यादा लीथल भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देवनाथ जी इस बात को बहुत अच्छे अंदाज से समझते हैं कि जब कोई फौज में असले का अमल चेंज हो रहा होता है तो फौज को नए असले से इंट्रोड्यूस भी करना होता है, उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। और इंडियन आर्मी ने बहुत कम टाइम में, ये जो मैंने बातें की है ना, बहुत कम टाइम में बहुत सी नई चीजें शुरू करने की कोशिश की है जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगी। ये मैं अभी आपके सामने कह रहा हूं। लेकिन अभी 1 से 2 साल के अंदर इंडियन आर्मी की अभी ना उनको ये चीजें, इनका इम्पैक्ट अभी देखना पड़ेगा। तो ये चीज इसमें बिल्कुल सही आती है। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे सर थे, उन्होंने कहा कि हमारी फौज इतनी है, आपके पास इतने जेट्स हैं, हमारे टैंक्स इतने, और उन्होंने सही बात की, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये भी देखूं ना कि हमारा फोकस क्या है। हमारी जो अपनी आर्मी है, हमारी मिलिट्री डॉक्ट्राइन का मकसद होता है इंडिया, मेन फ्रंट हमारा इंडिया होता है, हम फोकस्ड है।
बाकी अफगानिस्तान से में इतने बड़े मसले नहीं है, ईरान से में इतने बड़े मसले नहीं है, लेकिन आप लेकिन हुसैन जावेद जी, अगर आपका वाकई हिंदुस्तान मसला होता तो आप ये हथियार एक्सपोर्ट नहीं करते। दो सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। आखिरी बात रहेगी, आखिरी बात बोलिए। आपको LAC पे चाइना को भी काउंटर करना होता है, सिक्किम से लेकर लद्दाख तक, उसके बाद LOC और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के पास। तो आपका जो एरिया है ना, ये आपका जो एरिया ऑफ एंगेजमेंट है हमसे बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक फुल स्केल वॉर होगी तो इंडिया के सारे टैंक हमारी सरहद पे आ जाएंगे, सारे आपके जो जेट्स हैं वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, सारे देश हमारे ऊपर आ जाएंगे। हुसैन जी, तो आपके फ्रंट्स नहीं खुले क्या? आपके फ्रंट्स नहीं खुले हुए? आपको अफगानिस्तान को मैनेज नहीं करना है, आपको बलूचिस्तान को मैनेज नहीं करना है, आपके इंटरनल अपराइजिंग्स को आपको मैनेज नहीं करना है। आप भी तो, आप बलूचिस्तान से अगर वहां से मूवमेंट शिफ्ट करके POK में ला रहे हैं तो आपको भी तो मैनेज करना है। अब चाइना से हमें थ्रेट अगर कुछ टाइम पहले होता तो हम उसको ज्यादा समझते, लेकिन अब जब से US के सैंक्शंस जो लगे हैं टैरिफ वॉर के, अब चाइना तो दोस्ती करना चाहता है भारत के साथ। वो स्थिति हो गई, इतना ज्यादा बदलाव। आपके साथ तो चाइना का रिश्ता बिल्कुल अलग है। और बात आप कर रहे थे कि रशिया के साथ हमारे, जो हम रशियन हथियार खरीदते थे, रशिया से हमारी दोस्ती ना होती तो हमें तो अमेरिका धोखा दे देता 1971 की। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके चक्कर में तो उन्होंने 7th फ्लीट भेज दिया था अपना। देवनाथ साहब ज्यादा समझते होंगे कि भाई अमेरिका की तरफ से US एंटरप्राइज जो है उनका, वो आ गया था बे ऑफ बंगाल में, तब जाके तो यहां पर रशिया का सपोर्ट हुआ, तो उन्होंने अपनी नेवल फोर्सेस भेजी, तो उसके डर से वो US को पीछे हटना पड़ा। लेकिन मुख्य बात, सही कह रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने बात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ना देवनाथ साहब की बात से एग्री भी कर रहा हूं। इसलिए मैं हमेशा उनकी ना उनको अप्रिशिएट भी करता हूं, जो वो कह रहे हैं ना कि हम इस तरह उड़ी की तरह इस तरह हो सकता है, या हम POK पे 5-6 साइड पे अटैक कर सकते हैं। मैं भी यही कह रहा था कि इस तरह लिमिटेड स्केल पे ही कुछ हो सकता है। हाँ, नहीं ठीक है, वो जरूर हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो वो पाकिस्तान की गलती मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित है। आप भी इस बात को मानते हैं कि वहां पर टेररिस्ट बैड एलिमेंट्स, आपने पिछले डिबेट में कहा था, वो सारी चीजें वहां पर हैं। चलिए देवनाथ जी पर मैं जाता हूं वापस। देवनाथ जी, इनकी बातों का एक तो जवाब आप दे दीजिए, फिर आपसे अगला प्रश्न मैं जरूर पूछता हूं। देखिए, वैसे जब जंग होती है तो इन्होंने 2-3 चीजें मेंशन की। एक तो इन्होंने कहा अग्निवीर। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश को ही बताना चाहता हूं कि अग्निवीर प्रोजेक्ट जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ है। बड़ी तादाद में बच्चों ने ज्वाइन किया है और सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट की है। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब उनको यूनिट्स में भेजा गया है तो बहुत पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि जो यंग सोल्जर्स हैं अग्निवीर हाईली मोटिवेटेड हैं, हाईली ट्रेन्ड हैं। सबसे बड़ी बात है उनमें जज्बा है। 4 साल के बाद अग्निवीर की खास ये बात है जिससे कि अच्छे बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद ऑप्शन है करीबन 1/4 बच्चे रह जाएंगे और 75% बच्चे छोड़ देंगे। तो हो ये रहा है कि जो बच्चे हाईली टैलेंटेड हैं, अच्छी IQ के बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो फौज में 3-4 साल रहेंगे और फिर फौज पसंद नहीं आएगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे। थिएटर कमांड की बात हुसैन जावेद साहब ने की। इसमें कोई शक नहीं है कि थिएटर कमांड हम काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से 2 साल से, और ये भी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में बता दूं कि थिएटर कमांड हमारा कारगर हो रहा है, लेकिन उस पे काम थोड़ा बाकी है। फिलहाल अगर पश्चिमी फ्रंट में कुछ होता है पाकिस्तान के साथ तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर एक इंटीग्रेटेड फोर्स के हिसाब से लड़ाई करेगी। जॉइंटमैनशिप का जो अंदाजा है, जो जॉइंटमैनशिप की भावना है, बहुत ही हाई लेवल पर है। पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल में तीनों फोर्सेस ने एक साथ बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइज किए हैं और आपस में जो SOPs होती हैं उसको एक जैसा बनाने की कोशिश की गई है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ही तरह के वायरलेस फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करे, एक ही तरह का कोड वर्ड का इस्तेमाल करे। और पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है ताकि दूसरी सर्विस उसका फायदा उठा सके। इस तरह से पिछले 2 साल, 1 साल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमजोरी कहां कहां है ताकि दूसरी सर्विसेज को पता लगे कि ये कमजोरी है तो
हम सीख रहे हैं कि कैसे एक सर्विस दूसरे सर्विस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इस्तेमाल करे और उसकी जो कमजोर पॉइंट्स हैं उसको कंपनसेट करे। लेकिन देवनाथ जी, क्या पाकिस्तान थिएटर वाली लेवल पे जाने की सोच रहा है? कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसा किया गया है या पॉसिबिलिटी है, या फिर ये क्योंकि ये चाइना में थिएटर वाला सीन जो है वो चाइना वाला मुझे समझ में आता है ज्यादा, उनको टैकल करने के लिए मेनली इसको लाया गया। जी हाँ, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी में कॉम्बैट के लिए तो 10 कोर हैं टोटल। तो ये 10 कोर उन्होंने बांटे हुए हैं उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। इस तरह से उनकी एयरफोर्स भी करीबन 20 या 22 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, ट्रांसपोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर हैं अलग से। तो उन्होंने उसको भी उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ कमांड में बांटे हुए एक सेंट्रल कमांड सा बनाया हुआ है। उनकी नेवी जो है, छोटी सी नेवी है, वो सिर्फ कराची गोदा के पास रहती है। तो उन्होंने क्या किया है कि थिएटर कमांड जैसा ही कुछ उन्होंने बनाया है, उन्होंने अमेरिकन कॉन्सेप्ट बोरो कर लिया है। और वो शुरुआती दिनों से करते। क्या हुआ कि आजादी के बाद ही पाकिस्तान ने सीएटो ज्वाइन कर ली, सेंटो ज्वाइन कर ली थी। तो जो नेटो के कॉन्सेप्ट हैं वो सीएटो और सेंटो में आ गए थे, फिर पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि जितने मिडिल लेवल और हाई लेवल पाकिस्तान आर्मी के अफसरान थे उस जमाने में, उनकी ट्रेनिंग तो अमेरिका में ही हुई। ये पाकिस्तान में करीबन 10 साल 20 साल चला, 50 60 70 की दशक तक, कि ये लोग यंग कैप्टन, यंग मेजर, यंग कर्नल को अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। तो इन्होंने नेटो का कॉन्सेप्ट किया जिसमें कि इनकी एयरफोर्स और आर्मी एक साथ काम करती थी। थिएटर कमांड जैसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने क्या किया कि फलानी ब्रिगेड, फलानी डिवीजन के साथ एयरफोर्स की वो यूनिट रहेगी, फलाना कोर हेडक्वार्टर जो है उसके साथ एयरफोर्स के फलाने 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 स्क्वाड्रन रहेंगे, अटैक हेलीकॉप्टर रहेंगे। तो इन्होंने उस तरह से कुछ एक बनाने की कोशिश की है, खासतौर से भारत की तरफ। ठीक है, हमारी फौज ने उसका आकलन किया है और आकलन यह है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो दुरुस्त सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम है। मैं ऐसे प्रोपोर्शनल बात कर रहा हूं कि हमें तो हमेशा से सिखाया गया कि दुश्मन को कभी कम करके आकलन मत कीजिए। तो 1965 में अच्छी लड़ाई हुई थी, 1971 में भी अच्छी लड़ाई हुई थी। इस बार जब लड़ाई होगी तो अच्छी लड़ाई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स खरी उतरेगी। जी ठीक है, खरी उतरेगी नहीं उतरेगी खैर वो तो वक्त बताएगा। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, युद्ध हो नहीं रहा है पाकिस्तान में, ये एक फीलिंग है वहाँ के लोग, कुछ लोग तो मीम्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखिए हम तो वेट कर रहे हैं, आपकी एयरफोर्स आई नहीं, वो आए नहीं। क्या ये वेट ही होता रहेगा क्योंकि कुछ और लेवल की स्ट्राइक होनी है, या फिर जैसे कि हमने बताया कि इतना एंगेज इनको कर दिया है, जो हमने सैंक्शंस इनके ऊपर जिस तरीके से लगाए हैं, पानी रोकने की बात और वो तमाम जितने स्ट्राइक्स जो हमने किए हैं, क्या वही काफ़ी हैं? अगर वो लॉन्ग टर्म उसको चलने दिया गया तो काफ़ी इम्पैक्ट उसका हो जाएगा पाकिस्तान में। जी जी, देखिए भारत का जो पाकिस्तान के इस पहलगाम की जो आतंकी साजिश का जो रिस्पांस है, जो एक काउंटर टेररिज्म रिस्पांस है, वो बहुत कम्प्रहेंसिव है और वो बहुत ही व्यापक तरीके से भारत इसे कर रहा है और एक सस्टेन तरीके से भी इसे करेगा, जिसमें कि डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, डिजिटल, मिलिट्री और सभी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज करके और IMF और FATF के माध्यम से और अन्य फोरम्स के, UN के फोरम में पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की तरफ से भी अपने जो फिर से विचार रखे गए हैं। तो ये जो सारी पाकिस्तान की जो आतंक की जो साजिश वहां से रची गई, उसको लेकर के भारत का जो रिस्पांस है बहुत ही व्यापक है और सस्टेन रिस्पांस होगा। लेकिन ये जो है रिस्पांस, एक काउंटर टेररिज्म रिस्पांस है। लेकिन इस रिस्पांस के बाद यदि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कुछ और भी बड़ा करने की कोशिश की और भारत के ऊपर एक युद्ध को थोपने की कोशिश की, तो भारत पाकिस्तान को पहले भी 4 युद्धों में पराजित कर चुका है। और जावेद और हमारे जो पाकिस्तान के साथी बैठे हुए हैं, वो जरूर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास पहले रशियन वेपन्स थे और अब अमेरिकन वेपन्स, इजरायली वेपन्स इत्यादि आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं रशियन वेपन्स से और अपने खुद के बनाए गए वेपन से हमने पाकिस्तान को 4 बार पराजित किया है। और अब तो भारत के पास जो हथियारों का जो जखीरा है,
वो एक महाशक्ति का स्टेटस रखता है। और अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर ट्रायड की कैपेबिलिटी है। हम अपने किसी भी हथियार को, चाहे वो जल हो, थल हो, सबमरीन्स हो, नेवी शिप्स के माध्यम से टारगेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ भारत के पास एडवांस फाइटर जेट्स भी है, जिसकी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बहुत बड़ी है रफेल के फाइटर जेट्स के आ जाने से। और मिसाइल्स की जो शक्ति है वो भी बहुत विशाल है। डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, सभी तरीके के जो तीनों सेनाओं की जो शक्ति है आज की तुलना में, और 1999 या उसके पहले 1971 से तो बहुत ही बड़ा अंतर आ चुका है। बहुत ज्यादा तो ये पाकिस्तान की जो पूरी सेना है वो भारत के समक्ष भारत की ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है, जिसको कहते हैं। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और विशाल अंतर है भारत और पाकिस्तान की सेना में। और आर्थिक स्थिति में भी बहुत विशाल अंतर है। जो भारत की आज आर्थिक स्थिति है, विदेशी मुद्रा भंडार और पूरे भारत का जो 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था में मात्र $8 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और जो कि इसमें लगातार खर्चा भी होता जा रहा है, जो उन्होंने अभी डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को त्वरित रूप से अगर पैसों की भी आवश्यकता होगी तो उसमें काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और युद्ध की स्थिति में और एक इतने बड़े हमले को कराने के बाद पाकिस्तान यदि कर्ज के लिए जाएगा तो कर्ज को उनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज तो अभी आप देखिए तो सऊदी अरबिया, यूएई की तरफ से भी कुछ ऐसे ही संकेत आए हैं। उन्होंने इस पूरे पहलगाम को लेकर के और पूरी घटना को लेकर के जो वहां हुई है उसमें भारत के साथ देने की बात कही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस जब भारत में मौजूद थे तभी ये घटना हुई, तो अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है। पूरा विश्व, ये जो पूरी घटना है ये उसी तरीके की घटना है जैसा कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, और जैसी सोच आतंकियों ने दर्शाई हिंदू मुस्लिम्स को आपस में लड़ाने की, उनके बीच में टकराव को बढ़ाने की, भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की, ये वैसी ही सोच थी जैसे कि जो इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ जो एक बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी और ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में जो टकराव को बढ़ाने की जो उनकी एक शैतानी सोच थी, उसके तहत वो हमला किया गया था। तो ये पूरी जो सोच है इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। कोई भी सिविलाइज्ड जो विश्व का जो सिविलाइज्ड राष्ट्र है जो कि मानवता के मूल्यों में, इंसानियत के मूल्यों में विश्वास रखता है, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करेगा। भारत के साथ आज पूरा विश्व खड़ा है क्योंकि ये पूरी मानवता पर किया गया हमला है, भारत की आत्मा पर किया गया हमला है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा। और ऐसे आतंकी कृत्यों को रिस्पॉन्ड करना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, और ये जो कार्रवाई है आवश्यक है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के तहत जरूर करेगा। लेकिन भारत के ऊपर अगर युद्ध थोपने की कोशिश की गई तो ये पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की स्थिति आंतरिक रूप से बेहद खराब है। और अभी हुसैन साहब ने कहा कि भारत को चाइना का फ्रंट देखना है और दूसरे फ्रंट देखने हैं। यदि आप भारत से युद्ध करते हैं तो बलूचिस्तान का क्या होगा? उधर अफगानिस्तान के फ्रंट पे आपका जो आपके युद्ध चल रहे हैं उसका क्या होगा? वहां पर तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी सेना ने जो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भारत को पर हमला करके सारा ध्यान भारत के फ्रंट पर खींचने की कोशिश की है, वो उनके लिए ही बहुत घातक साबित होगा। आपको अपने जमीन को बचाने में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बलूचिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति अच्छी नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो ऐसे ही मौके की तलाश में है, वो तो और अभी हमले शुरू कर देगा और BLA और BLF बड़े हमले शुरू कर देंगे। तो और आप भारत से लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्रंट्स पे ये बिल्कुल विचार करना चाहिए। ये जवाब हुसैन जावेद जी, इनका जवाब एक बार दे दीजिए। बाकी दूसरा ये है कि भाई एक और प्रश्न ये भी है कि भाई आप IMF के पास जाएंगे। अब भारत ने ही ऑब्जेक्शन उठा दी है, अर्ज कर दिया IMF को कि भाई आप वहां पर अपने जो आपको लोन प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, आप अपने वहां पर टेररिज्म को कंट्रोल तो कर नहीं रहे हैं, वहां पर सपोर्ट आपकी तरफ से कहा जा रहा है। और पाकिस्तान बार बार कहते हैं कि हम खुद दहशतगर्दी की मार झेल रहे हैं। दहशतगर्दी की मार झेलना, उसको कंट्रोल ना कर पाना, फिर आप कहते हैं कि हम भारत के लिए तैयार हैं। जब इतनी बड़ी फौज आपके लिए भारत के लिए अगेंस्ट तैयार है तो आप इंटरनल टेररिज्म को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क आना चाहिए कि कैसे ऐसा हो रहा है, तो फिर आप लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए शिवम, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने बात की कि इंडिया अब इस चीज की कोशिश कर रहा है कि जो IMF की एक जो वो IMF हमारे साथ एंगेज है और जो उनका हमारे साथ प्रोग्राम चल रहा है उस पर असरअंदाज हो।
आईएमएफ को रोके और आईएमएफ को इस तरह से बावर करवाए कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है, उनकी फाइनेंसिंग भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी कर रहा है, तो उनके साथ आप आगे मत जाइए। तो देखिए वही बात है कि सादा सी बात है कि आईएमएफ कोई इंडियन गवर्नमेंट का तो इदारा नहीं है, इंटरनेशनल इदारा है। जब आप वहां पे अपना केस लेके जाएंगे तो अगले आपसे सबूत मांगेंगे, ठीक है। सबूत के बगैर कोई एक सफे पे लिख के तो आप उनको दे के आएंगे कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तान की इमदाद को रोक दीजिए, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल इदारे हैं, वही मैं बात करूं ना। अगर तो आपकी पूरी वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सबूत आपके पास आ चुके हैं जो अभी तक पेश नहीं किए गए, अगर आप उनके सामने पेश करेंगे, उसके आधार पे अगर कोई आईएमएफ ने फैसला किया तो उस टाइम देखा जाएगा। साथ इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है एफएटीएफ के हवाले से भी पाकिस्तान को एक दफा फिर उसमें फंसा दिया जाए। तो वही बात है, वहां पर भी आपसे पहले ठोस शवाहिद माने जाएंगे और इनके बगैर कुछ नहीं होता। अगर प्रूव नहीं होंगे, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो जब भी इंडिया आईएमएफ में जाएगा या एफएटीएफ को पाकिस्तान पे दोबारा से उनका मतलब हमारे ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश करेगा, देख लीजिएगा, आप मुझे दोबारा शो में इनवाइट कीजिएगा, हम भी देखेंगे कि इस हवाले से प्रोग्रेस कितनी हुई है। दूसरी बात, संजीव जी ने बात की कि अगर एक तरफ हम इंडिया पे फोकस कर रहे हैं तो हमारे पीछे केपीके भी है, जहाँ पे टीटीपी है, और हमारे पीछे बीएलए भी है। तो आई थिंक बहुत ही सादा बात उन्होंने कर दी। ये कोई मुल्क नहीं है, ये कोई आर्म स्टेट नहीं है, एक मिलिटेंट ग्रुप्स है और उनकी कमर टूटी जा चुकी है। अभी आपके सामने 30 अप्रैल की फिगर है। 30 अप्रैल को सिर्फ एक दिन में टीटीपी के 71 जंगजू मारे गए, 71। इसको याद रखिएगा। तो बहुत ज्यादा हालात उनके खराब है। और अफगानिस्तान से हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है कि अफगानिस्तान की फौजें, तालिबान जो बैठे वो मतलब हमारे ऊपर हमला कर देंगे जब हम कहीं और एंगेज होंगे। अफगानिस्तान के साथ हमें हमारी जंग नहीं हुई है, बल्कि अभी की खबर है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं कि अफगानिस्तान के हाथ से जो ट्रेड थी हमारे रास्ते होके अभी इंडिया में दाखिल हुई है। तो हमने तो वो अमल शुरू कर दिया है। इसहाक डार साहब ने अफगानिस्तान का दौरा किया है, गिले शिकवे भी हुए हैं, उनके भी हमसे थे, हमारे भी उनसे हुए हैं। लेकिन जब से दौरा किया है, हमने टीटीपी की जानिब से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई अपने इलाके में देखी नहीं। तो ये इस टाइम जमीनी सूरत-ए-हाल है। बीएलए को और टीटीपी को उस लेवल पे मत समझिए कि ये मुल्क है, इनके पास आर्मी है या इनके पास नेवी है और हम इनके आगे बेबस हो जाएंगे। उनके लिए जो फौज वहां रखी जाएगी, उनके लिए बहुत काफी है। अच्छा ठीक है, इतनी काफी है कि वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा ब्लास्ट कर देते हैं, दसियों में आपके लोग मारे जाते हैं। नहीं कम क्या मतलब, वो मार तो रही हैं, उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, वो मुद्दा तो खत्म नहीं होगा। आप एक वॉर का फ्रंट जब खोलते हैं तो आप भी कई जगहों पर एंगेज होंगे, ये तो आप एक्सेप्ट करते हैं ना। आप कहते हैं कि आपकी फौज वहां पर इतना हो तो रेजिग्नेशंस क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान की फौज में, ये भी तो आप जानिए। हाँ ये अच्छा, वैसे क्या मजे की बात है कि जब से मैंने ये इस्तीफों की बात सुनी कि पाक फौज के जवान हैं, सिपाही हैं, ये जनाब ये कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, हमने केपीके में नहीं आना, हमने बलूचिस्तान में एक्शन नहीं करना है, वो जो न्यूज थी वो तो बिल्कुल गलत साबित हुई। लेकिन हमने इंडिया में देखा, नॉर्थ कमांड के जो थे जनरल साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंडिया के जो एयर वाइस मार्शल है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो तो बकायदा कुछ भी आप कुछ भी कह रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं अपने डेटा को छुपाने के लिए, अपने डेटा को छुपाने के लिए। नहीं देखिए, आप देखिए सच बताइए, सच आप बता नहीं रहे, वो झूठा कहां से निकल गया। आपकी तो 1200 से ज्यादा सैनिक, 1200 से ज्यादा सैनिक, कितना पाकिस्तान नहीं है ना, डिनाई कर दिया। अब मैंने देखिए मैं ठीक है पर गलत नहीं। मैं हुसैन जावेद जी, मैंने ये थोड़ा ना कहा इमरान खान जी के साथ क्या हुआ वहां पर, वो वाली वो फैक्ट चेक वाली न्यूज, इमरान खान वाला बात थोड़ी है जो वहां पर हो रहा है रेजिग्नेशन, ठीक है। लेकिन आपने जो एलिगेशन आर्मी वाली बात पर, एलिगेशन नहीं है, फैक्ट है यार। आपने जो रेजिग्नेशन किए आप छिपा रहे हैं, आप जो छिपा रहे हैं अपनी बात को आप मानते नहीं। आप नहीं, मैं तो बड़े आराम से आपको मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब किया। ठीक है, चलिए देवनाथ जी, चलिए रिस्पॉन्स। देखिए हुसैन जावेद जी, मैं आपकी कदर करता हूं, लेकिन हमारे जितने जर्नल, जितने एयर मार्शल अभी गए हैं, ये सब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं सुपर एन्यूएशन, यानी हर रैंक जो है एक उम्र आने पर अपने उस बर्थडे वाले महीने पर रिटायर हो जाता है। तो आप जितने हमारे पिछले एक हफ्ते में जितने भी जनरल एयर मार्शल का नाम आप ले रहे हैं, इन सब का डिक्लेरेशन मीडिया में आज से 3 महीने पहले हो गया था
कि जनवरी फरवरी में ही डिक्लेरेशन हो गया था, गैजेट आ गया था कि एयर मार्शल फलाना फलाना, जनरल्स फलाना फलाना जो है वो 31 मार्च को रिटायर हो जाएगा। हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सुपर एन्युएशन। इनमें से सबको बाय इज्जत पेंशन देके हमने रिटायर किया, सुपर एन्युएट किया। मैं बताता हूं, जैसे मैं ग्रुप कैप्टन था इंडियन एयरफोर्स में, मेरे जमाने में मैं 2012 में मैं सुपर एन्युएट हुआ। उसका मतलब क्या है कि ग्रुप कैप्टन को 54 साल जिस दिन उसका हैप्पी बर्थडे हो जाता है, जैसे मेरा हैप्पी बर्थडे 6 जुलाई। अच्छा। तो जिस दिन क्योंकि मेरे को 6 जुलाई 54 साल की उम्र, तो 2012 के 31 जुलाई को मुझे बुलाकर एक पार्टी दी गई, एक मोमेंटो दिया गया, सब जूनियर ऑफिसर ने सल्यूट मारा, गले मिले। 31 जुलाई मेरा लास्ट। ये पहले से ही सभी को 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पता होता है। इनमें से कोई भी जनरल या एयर मार्शल इसलिए नहीं बदला गया कि उसने पिछले 7 दिन में थोड़ा ढीला निकला। हुसैन जावेद जी, मेरी दरख्वास्त है आप जरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट नोटिफिकेशन और पीटीआई वाली रिलीज पढ़ लीजिए फरवरी के महीने में। इन सबके नाम फरवरी में अनाउंस हो गए थे। हाँ। और उनकी जगह पर कौन आएगा, उन सबके नाम भी 28 फरवरी को डिक्लेयर हो गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल हुसैन जावेद जी, ये तो अगर इस तरीके से 6 जुलाई को इनका बर्थडे आ रहा है, वो तो पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा अगर ये युद्ध हो गया यहाँ पर। क्योंकि आप तो देखिए झूठे क्लेम्स आपकी तो बहुत रेजिग्नेशन हो जाएंगी। आपने कोई क्रेडिबल क्लेम तो मुझे दिया नहीं है, बट आपके लेटर्स तो सर्कुलेट किए हैं आपके मीडिया में, लेटर्स जो रेजिग्नेशंस का। नहीं, मैं हुसैन जावेद जी, मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि कोई आपकी आर्मी को वहां पर फाइट करने का कोई रीजन चाहिए, एग्जैक्ट रीजन क्या है? एक मोटिवेशन होता है। आप भी अगर किसी से जाएं लड़ने के लिए तो आप अच्छे खासे मूड में, आप कल भी हंस रहे थे, आज भी आप हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मूड अच्छा होना चाहिए, जंग हो ना हो। लेकिन आपके पड़ोसी से लड़ने जब आप जाते हैं कोई कारण होता है या ऐसे ही घुस के लड़ने चले जाएंगे? आप भी कोई कहेंगे कि आपके घर वाले कहीं भाई लड़ने जाओ, आप कहेंगे आप क्या पागल हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो आपकी मोटिवेशन नहीं है फौज की, क्योंकि आसिम मुनीर ने जो गलती करी है, जो भड़काया है, उसकी जरूरत नहीं थी, वो गलती हुई है। उसके बाद ही अटैक हुआ है पूरा पहलगाम का, जो कि बिल्कुल शर्मनाक था। अच्छा, अगर मैं इसमें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फिर बोलिए। मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, आर्मी क्यों लड़े। जी जी, सबसे पहले तो ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो 6 जुलाई को आपका कभी शो हो, मुझे लाजमी इनवाइट करें, और देवनाथ जी को भी मैं को स्पेशली बर्थडे विश करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे। हाँ, पर युद्ध ना हो जाए उस तक, तब तक युद्ध ना हो जाए, हैप्पी बर्थडे होगा। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, दूसरी बात ये कि जो इसमें है ना, जो इसमें बात हुई है कि आसिम मुनीर साहब, ही तो बात है कि एक हवा क्रिएट किया हुआ है इंडियन मीडिया ने जनरल आसिम मुनीर के नाम पे। मैं आपको सही बताऊं, हमारे मीडिया के अंदर इतना उनका नाम नहीं आता, ठीक है ना, उनको मीडिया में आने का इतना शौक है, लेकिन इंडियन मीडिया ने उनको इतना ज्यादा हाउस होल्ड नाम बना दिया कि हमें हैरानगी होती है कि इनसे ज्यादा मकबूल बंदा इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में कोई है। मतलब आप इसमें खुद देखिए, उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है, बड़े आजमूदा किस्म के जर्नल हैं, इस टाइम महाज पर है, उनके बारे में तो आप ये कह नहीं सकते कि वो कहाँ गए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो ही इज एवरीवेयर। गायब हो गए हैं वो, हुसैन जावेद जी, वो गायब हो गए हैं। वो एवरीवेयर क्या होता है? कोई भगवान थोड़ी ना है, कोई खुदा थोड़ी ना है। वो देखिए वो गायब हो गए हैं। आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जो आपने कहा कि गलती क्या उनकी करी, हमने उनको हाउस होल्ड नेम जो है जिस तरीके से बनाया, उसका कारण था उनकी जो स्पीच थी, जहां पर वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारे पुश्तैनी जो हमारे फोर फादर्स हैं वो हमारी अलग थी। उसके बाद बार बार वो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं और बार बार वो जो उकसाने का प्रयास करते हैं, बार बार ये मुसलमान जो एक रट उन्होंने लगा रखी है। ये पता लगता है कि उनके पिताजी भी इमाम थे, शायद उसी चलन के कारण वो आर्मी चीफ। उनके पिता कोई ऐसी गलत बात तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन फिर आप उसी विचारधारा से चल के आ रहे हैं। आप एक इमाम फैमिली से आके आप आर्मी चीफ, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई मौलवी वहां पर प्रीच कर रहा है, वहां पर सरमन दे रहा है, वो कोई बातें अपनी बता रहा है, मजहब की बातें बता रहा है। ये दिक्कत हो गई। तभी तो उनको कहा जा रहा है यहाँ पर मौलाना आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मनीर, मौलवी आसिम मनीर, ये बोला जा रहा है। इसलिए हाउस होल्ड नेम हो गए और बेहद खतरनाक व्यक्ति हैं। उन्हीं के कारण ये जंग की स्थिति है। और खतरनाक तो शायद देखिए वो आपको फील होता हो कि हमें तो बिल्कुल नहीं लगते वो खतरनाक, लेकिन ही इज एवरीवेयर। जब मैं कहता हूँ ना ही इज एवरीवेयर, इससे मुराद है कि हम उनको हर रोज कभी एलओसी पे देखते हैं जवानों के बीच में, कभी वो हमारी आर्म कोर के पास होते हैं। हाँ। तो वो पूरे हर चीज का जायजा भी ले रहे हैं। बाकी देखिए
उन्होंने जो स्पीच की, जो आपने भी दिया हवाला, और मतलब वो सबने सुनी है स्पीच। आप कहते हैं उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे बात की, तो वो एक थ्योरी है, हमारा जो मुल्क है उसकी बेस उस पे, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन उनकी एक चीज का ना गलत कॉन्टेक्स्ट भी लिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर उससे ये कहना कि वो हिंदुओं के खिलाफ है या वो नहीं चाहते कि मतलब एक इस तरह की एक डिवाइड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी आर्मी के अंदर बहुत हिंदू ऑफिसर्स हैं, तो इसमें ऐसी ये गलत उनका, मैं इसमें यही आपको कह सकता हूं कि उनको सही नहीं लिया गया इसमें। लेकिन उनकी स्पीच में उन्होंने उसी टू नेशन थ्योरी की बात की है जो कि पाकिस्तान की बेस रही, तो मैं तो इसको ऐसे लेता हूं। नहीं, बट आपके देश की बात करें, आप हिंदू ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं ना, आपके वहां पर पीएम हिंदू बन सकता है, ना प्रेसिडेंट हिंदू बन सकता है, ना आर्मी चीफ हिंदू बन सकता है। फिर आप कहते हैं कि भाई मजहब के नाम पर हमारे वहां पर सोच नहीं है, डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बात कही जाती है, पर आपका तो पूरा का पूरा देश मजहब के आधार पर ही है। देखिए बात ये कि ना हर मुल्क की अपनी एक डायनेमिक्स होती है, आप उससे इख्तलाफ करें या आप उसको एक्सेप्ट करें, वो आपका हक है, ठीक है। इस तरह हम मतलब मैं इसमें यही कहूंगा कि हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस रहे वो नॉन मुस्लिम रहे हैं और एक से ज्यादा रहे हैं, तो कई ऐसी फील्ड है जिनमें वो बहुत आगे भी गए, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मैं इस बात से इनकार नहीं करता, हर मुल्क की अपनी एक अपनी गलतियां होती है हुसैन जावेद जी, ये तो गलत सोच है ना। आप ठीक है, आप मजहब के नाम पर अलग भी हो गए, लेकिन कल को अगर भारत में ये कह दिया गया, भारत की तरफ से ये कह दिया गया कि भाई केवल हिंदू ही यहाँ पर राष्ट्रपति बनेगा, केवल हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, केवल हिंदू ही आर्मी चीफ बनेगा, पर आपने देखा नहीं कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट्स रहे हैं, आप देखिए हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, हमने तो ये कभी फर्क नहीं करा। हम अभी भी पाकिस्तानियों को कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आसिम मुनीर गुनहगार है, जितना सीधा वो लग रहा है उतना सीधा वो व्यक्ति है नहीं, वो पर्सन है नहीं, बहुत खतरनाक। क्योंकि आपको वो केवल आर्मी को मैनेज नहीं कर रहे, वो देखिए हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तैयबा हो, ऐसे तमाम आतंकी संगठन हो, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो वो देखने में सीधे जरूर लगते हैं, इमाम फैमिली से जरूर आते हैं, लेकिन कहां। देखें, अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं आपके आर्मी चीफ, आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत कम लोग होंगे जिनको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता होगा, जनरल द्विवेदी है, ठीक है, और लेकिन मुझे इल्म है, लेकिन मैं ये कहूं बगैर सोचे समझे उन पर इल्जाम लगा दूं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं ऐसा काम नहीं, उन्होंने कभी ऐसी कोई स्पीच नहीं बोली आके कि भाई इस तरीके से। उन्होंने पॉडकास्ट किए, देखिए उन्होंने पॉडकास्ट किए, मैंने कहा ना हमारी निगाह होती है इंडियन आर्मी पे, हमने ठीक सुने, वो अच्छी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो आपके साथ एक बात करूं ना, अगर आप हमारे आर्मी चीफ पे इस तरह से बात करते हैं, अगेन जहां से हमारी बात शुरू हुई थी कि जब उसके कोई सबूत नहीं है फिर आप जितनी मर्जी बात करें। नहीं, सबूत तो देखिए दो सबूत थे। एक तो यहाँ पर लश्कर जो टीआरएफ है वो लश्कर तैयबा का ऑफशूट है, जो कि आपके पास वहां पर बेस है, हाफिज सईद वहीं पर मौजूद है, एक बात तो ये सबूत हो गया। दूसरा वो हिंदू मुसलमान की बात और वीडियो एविडेंस, जिन्होंने मारा, उन जो महिलाओं ने, जिन औरतों ने अपने पति को खोया, उन्होंने बताया कि भाई बोला है कि कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ा तो मार दिया गया। ये सब कुछ पाकिस्तान प्रायोजित है कि, लेकिन वे बार बार हमें प्रूव करने की नौबत आती है, वीडियो एविडेंस है। अब फिर एक डॉजियर बनेगा, वो जाएगा पाकिस्तान, आप उसको कूड़े के डब्बे में डाल देंगे, फिर कहेंगे भारत हमें सबूत नहीं देता, डब्बे में नहीं जाएगा बिल्कुल, तभी तो, वरना युद्ध की स्थिति नहीं होती। संजीव श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं जो पाकिस्तान के हमारे जो हुसैन जी हैं उनसे मैं उनके बयान को मैंने अभी देखा, उन्होंने कहा कि हमारी जो सेना है वो भारत के ऊपर ही फोकस्ड है, भारत से ही लड़ने के लिए बनी है, इत्यादि इत्यादि। आपका जो पूरा अप्रोच है वो इतना इंडिया सेंट्रिक क्यों है? आप अपने ऊपर फोकस क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ भारत के ऊपर फोकस क्यों करते हैं? आप आतंकवादियों के लिए ये सेना नहीं है क्या? ये सेना आपकी पुलिस फोर्सेस आतंकवादियों से लड़ने के लिए नहीं बनी है? और आप कह रहे हैं कि अभी इतनी दहशतगर्दों को मारा हमने खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और जो आपने, और दूसरी तरफ आप टेरर कैंप्स भी चला रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप चला रहे हैं, लश्कर तोयबा जैसे, मोहम्मद जैसे कैंप्स को चला रहे हैं, उसके ऊपर आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप एक तरफ तो आतंकवाद से कह रहे हैं लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप आतंकवाद ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो ये जो दोहरा जो स्टैंडर्ड है, और भारत के प्रति इतना ज्यादा सोच कि सब कुछ सारा कुछ भारत के ऊपर ही थोप दो, भारत के लिए ही सेना बनी है। अफगानिस्तान का भी फ्रंट है, ईरान का भी फ्रंट है, आतंकवादी भी है, आपके अंतरिक्ष चैलेंजेस भी हैं, उसके ऊपर तो आपका फोकस है नहीं। तो भारत से इतना आपका इतना फोबिया और इतना ज्यादा इंडिया सेंट्रिक अप्रोच जब तक आप नहीं त्यागेंगे, मैं एक बहुत ही शिद्दत के साथ कह रहा हूं, तब तक पाकिस्तान का कभी भी कोई भविष्य अच्छा नहीं बन सकता।
सिर्फ इंडिया के ऊपर ही सब कुछ बिल्कुल। फोकस हो जाना और इंडिया के बारे में ही दिन रात सोचना जी। और दिन रात सब कुछ कहना कि सब कुछ इंडिया के ऊपर ही हमने फोकस कर रखा है, तो फिर आप अपने ऊपर का फोकस करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल यही कारण है कि आज आप एंडिंग के देखिए, बिल्कुल तो एंडिंग ये के बांग्लादेश बिल्कुल, जैसा जो राष्ट्र एंडिंग के अभी वहां बिल्कुल पर भी करीब आप आ वहां रहे पे हैं। इंटरवीन करके हमारे खिलाफ हाँ, साजिश कर रहे हैं, हाँ। लेकिन बांग्लादेश आपसे बहुत बात बना था, लेकिन शेख हसीना के समय तक बांग्लादेश ने कितनी विकास किया ठीक था, ठीक कितना ठीक। ज्यादा वहां पे एक शॉर्ट कमेंट यहाँ पर देवनाथ जी का, आपका एंडिंग में आपका बिल्कुल 10 सेकंड। 10 सेकंड में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज बोल दे कि कश्मीर में गवर्न नहीं करेगा, हम कल ही अपनी फौजों को वापस पीस टाइम में ले जाएंगे। ठीक ठीक है, ये लीजिए हुसैन जावेद जी। और बाकी मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आपकी आर्मी कम, वहां पर एक बिजनेस ग्रुप के रूप में ज्यादा काम कर रही है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, वहां पर शाइन फाउंडेशन, बहारिया फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज, रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, आप एग्रीकल्चर में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी में, एजुकेशन हेल्थ केयर में, ये आर्मी के काम नहीं है। और बिल्कुल मैं वो कहता हूँ, एक मौलाना की तरह आर्मी के जनरल को स्पीच भी नहीं देनी चाहिए थी। अगर हमें नुकसान नहीं है तो इसमें आपका क्या नुकसान है? नहीं, हमें नुकसान ये है कि आपका देश इकोनॉमिकली नहीं बढ़ सकता जब तक वो आर्मी मैनेज करेगी। आप लोगों को मैनेज करना चाहिए, आपको आना चाहिए। बिल्कुल, आपकी इकोनॉमी खराब होगी तभी तो वहां पे जंग की सूरत हाल बनेंगे ना, तभी तो आपको पीओके चाहिए होगा।